जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटे हुए अब 2 साल पूरे हो रही हैं। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि कितनी बदली जम्मू कश्मीर की तस्वीर। इस सवाल का जवाब हम दूसरी मीडिया हाउसेस की तरह स्टूडियो में बैठकर नहीं देंगे, बल्कि इस सवाल का जवाब हम पूछेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों से और उन्हीं की जबानी सुनवाएंगे। आर्टिकल 370 से आजादी के 2 साल बाद कितनी बदली जम्मू कश्मीर की तस्वीर। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात तेजी से खुशगवार हुए हैं। 2 सालों में जो कुछ भी बदला है वो सबके सामने है। वादी चुनाव से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फिर करते हैं बातचीत का आगाज। चलेंगे 4 चनारों से मिलेंगे। ना तो किसी बेगाने की शादी हो रही है, ना ही ये अब्दुल्ला हैं। ये तो सयाह हैं जो वादी चिनाब की खूबसूरती देख दीवाने हुए जा रहे हैं। बहारों से मिलेंगे, बहारों से मिलेंगे। ऐसे ही नजारा तकरीबन पूरे जम्मू कश्मीर का है और यही है बदलाव की बयार। बदलाव के इस बयार को जिस किसी ने भी महसूस किया है, इसी तरह मदहोश होकर नाचने लगा, क्योंकि अमन और इंसानियत के दुश्मनों ने इन खूबसूरत वादियों में दहशतगर्दी का ऐसा जहर घोल दिया था कि हर तरफ खौफ का मंजर और मुठभेड़ की खबरें होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है और तस्वीरें आपके सामने हैं। इन खूबसूरत वादियों में फिर से अमन है, खुशहाली है और तरक्की है। वादी चिनाब के लोगों का मानना है कि ऐसा मुमकिन हो सका है आर्टिकल 370 के हटने के बाद। पहले मैं ये बताऊंगा कि 370 जब हटा था, 35 से हटा था, यहाँ पे 2 सेक्शन थी। एक सेक्शन को ये लगता था कि जो क्या मानते थे, काला कानून मानते थे, वो लगता था कि बहुत बड़ी सी चेंजेस होंगी यहाँ पे और बहुत अच्छा वो हटा। और एक सेक्शन ऐसी भी थी, बहुत बड़ी सेक्शन, उनको ये लगता था कि 370 हटने के बाद यहाँ की डेमोग्राफी चेंज होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद डेमोग्राफी यहाँ की चेंज नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ पॉजिटिव चीजें जो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो पंचायती राज एक्ट है उसके 3 टियर फुली इंप्लीमेंट हुए। जो 370 रहते जो है मुमकिन नहीं था, बहुत सालों से कोशिश की जा रही थी, वो नहीं हुआ था। उसके बाद जो एक और पास हो चुकी सेंटर की जितनी वेलफेयर स्कीम थी, उनके लिए वेट करना पड़ता। कभी कभी वो स्टेट असेंबली उनको पास नहीं करती थी स्पेशल स्टेटस की वजह से। वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट होने से लोगों को डायरेक्ट फायदा उनसे मिलना शुरू हुआ। जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, या जो फ्री राशन की स्कीम्स थी, या जो पंचायत से रिलेटेड जो स्कीम्स होती थी, वो डायरेक्टली लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई है 370 हटने के बाद। पीडीपी और एनसी के लीडर भले ही ये कहते रहे कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए जरूरी है और इन 2 सालों में बार बार उन्होंने इसकी बहाली का मुतालबा किया है, इसके लिए बाकायदा गुपकार ग्रुप बनाया गया है, लेकिन वादी चिनाब के लोगों का कहना है कि आर्टिकल 370 मुल्क मुखालिफ ताकतों के लिए शेल्टर का काम कर रहा था। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद से जम्मू कश्मीर में मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां कम हो गई हैं, पत्थरबाजी बंद हो गई है। हुर्रियत जो हर दूसरे दिन किसी न किसी वजह से बंद की कॉल देती थी और लोग परेशान होते थे, अब ये चीजें खत्म हो गई हैं। जम्मू कश्मीर का सुनहरा मुस्तकबिल अब लोगों को नजर आने लगा है। सुनिए वादी चिनाब के लोग क्या कह रहे हैं। और उसके साथ जो आए दिन यहाँ पे हड़तालों का सिलसिला होता, कश्मीर से कॉल आती हड़ताल के लिए, तो पूरा जम्मू कश्मीर गालबन जो है बंद हो जाता था। उससे जो बिजनेस कम्युनिटी और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। उसमें यहाँ तक कि पूरी तौर पर विराम लग गया है। अब वैसी कोई सिचुएशन नहीं है। वैसे तो फिजा जो आपने बात की, फिजा कैसी है? फिजा तो पुरअमन है। टाइम में 370 एक इनको शेल्टर करता था उन सोच को। आज ये 370 2 साल के टूटने से एक तो वो सोच को परमानेंट दिया जा रहा, दूसरा आज इनका सीधा
सेंट्रल का एक पूरा तरीके से इनको वॉच किया जा रहा है कि कौन सा नेशनल एंटी नेशनल एलिमेंट है जिसको किस तरीके से हैंडल करना, तो इस तरीके का तो थोड़ा फर्क पड़ा है। 370 धारा को हटाने का जो एक निश्चय किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था। और उसके आज जो है फलस्वरूप क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि श्रीनगर के हालात जो है पहले से बेहतर हो रहे हैं। वो पत्थरबाजी और जो हुर्रियत की डेली जो कैलेंडर इशू हुआ करते थे वो बंद हो गए। उसके बाद आप देखते हो कि हमारे पीओके के जितने रेफ्यूजीज जो जम्मू में बसे हुए थे उनको जो है राइट्स मिले। इसके बाद हमारी जो बेटियों के लिए जो कानून थे उनमें बदलाव आया। वो कानून जो है वो अब हर एक को अपना हकूक मिलेगा। इसके अलावा जो डेवलपमेंट ऑल राउंड पूरे जम्मू कश्मीर के हर जिले में, हर छोटे से नुक एंड कॉर्नर में जो विदाउट एनी पार्शियलिटी जो डेवलपमेंट का काम चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि पूरे जम्मू कश्मीर में बदलाव हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर हो या मिलिटेंसी, हर शोबे में सुधार हुआ है। आर्टिकल 370 के बाद लॉ एंड ऑर्डर में काफी ज्यादा सुधार हुआ है। मिलिटेंसी में कमी आई है। मिलिटेंसी में नए नौजवानों की भर्ती जैसे रुक गई है। करप्शन कम हुआ है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का फायदा आम आवाम को बिना रुकावट के मिल रहा है। तालीम से लेकर खेल के मैदान तक नौजवानों को तराशा जा रहा है, जिससे न सिर्फ उनका बल्कि पूरे यूटी का मुस्तकबिल बदल रहा है। और ये कहना है जम्मू कश्मीर के अवाम का। जो यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या थी वो लॉ एंड ऑर्डर की थी, मिलिटेंसी की थी। लेकिन 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद जब 370 और 35 से ख़त्म हुआ, उसके बाद यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर में बहुत इजाफा हुआ, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई। और आज मिलिटेंसी जो है लोएस्ट जो है ऐप पर है इस वक्त पूरे 30 साल की मिलिटेंसी में। ये एक बहुत बड़ी जो है ये उपलब्धि है, अचीवमेंट है 370 और 35 से हटने के बाद। उसके बाद सेंटर के कई कानून जो है यहाँ पर जो है आज इम्प्लीमेंट हुए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो करप्शन थी, यहाँ पर जो गुंडागर्दी थी, जो हायर अप्स में जो करप्शन थी उसको भी खत्म हो रही है। आपने देखा सीबीआई के रेड्स पड़ रहे हैं, ईडी जो है उसमें जो है वो रेड्स कर रही है। जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड का स्कैंडल है, चाहे वो रोशनी एक्ट का स्कैंडल है, उस पर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर कार्रवाई हो रही है। जाहिर है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद के बदलावों को अब महसूस किया जा रहा है। इसकी गवाही लोग खुद दे रहे हैं। बदले हालात से हर एक अवाम को फायदा पहुंचा है। हाँ, इसमें दो राय नहीं कि कोरोना की 2 लहरों की वजह से तरक्याती कामों की रफ्तार पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन इसे थमने नहीं दिया गया। 370-35 के 2 साल पूरे होने पर जी मीडिया का इनिशिएटिव कि लोगों से जाने उनकी ओपिनियन इस बारे में और वो क्या समझते हैं कि क्या कहीं बदलाव हुआ है। तो हमने लोगों से बात की। लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में गति आई है। जो मिलिटेंसी का ग्राफ है वो नीचे हुआ है और जो कॉल दी जाती थी बंद की आए दिन, वो उस पर भी विराम लगा है। कैमरा पर्सन शादाब मुश्ताक के साथ राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, चिनाब वैली। जमीन पर कहीं जन्नत है तो कश्मीर कही जाती है, लेकिन इसी जन्नत को 90 के दशक के बाद से ही जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा था दहशतगर्दों के जरिए और अलगाववादी नेताओं के जरिए, कश्मीर तबाह हो रहा था। लेकिन आर्टिकल 370 खत्म होने को 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की तस्वीर कितनी बदली है, ये इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की। लोगों का मानना है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन क्या सियासी नजरिया भी यही कहता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूंगी। इफरात जान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक पर्सन है। नेहा शालिनी दुआजी बीजेपी स्पोक पर्सन है। रुचि चौहान खान जम्मू कश्मीर से आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप तीनों का खैर मकदम करना चाहेंगे जी सलाम पर। इफरात जान जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। 370 मनसूख हुए, 5 अगस्त को 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम मान रही है कि हालात बेहतर हुए हैं, तब्दीली आई है, मिलिटेंसी में कमी आई है, दहशतगर्द जो अपने मंसूबों को पाले हुए थे उनको नेस्ता नाबूद करने की कोशिश हो रही है। आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? जी माफ कीजिएगा शबनम जी, आप बहुत ही रिस्पेक्टेड एंकर हैं, लेकिन जब आप कहती हैं जम्मू और कश्मीर की आवाम ऐसा कहती है, जम्मू की आवाम ऐसा नहीं कहती है, कश्मीर वैली की आवाम ऐसा नहीं कहती है। जो 3 इंटरव्यूज आपने लिए थे वो चिनाब वैली में आते हैं,
चिनाब वैली जो है कश्मीर वैली से करीबन 200 किलोमीटर दूर है, पहली बात। और उसमें से भी 3 लोगों का बयान दिया था। अब जो ये 3 लोग हैं, मैं इनके सवालों पे इन्होंने किस नियत से ये चीज कही है, मैं उस नियत की मुझे नहीं पता किस नियत से कही है, लेकिन मैं तथ्य रखना चाहती हूँ क्योंकि तथ्य सामने। जी, क्या ये जो तीनों इंटरव्यू थे ये जम्मू कश्मीर के बाशिंदे नहीं है, चिनाब वैली के बाशिंदे हैं? ये चिनाब वैली मिलिटेंसी, वहाँ के हालात दूसरे हैं जम्मू कश्मीर से, वो अलग है। आप बोलने देंगी तो मैं बोल पाऊंगी। जी बिल्कुल, चिनाब वैली जो है उसकी समस्याएं अलग है और कश्मीर वैली जो है उसकी समस्याएं अलग है। मिलिटेंसी का इशू जो बार बार ये चिनाब वैली के कुछ लोग बोल रहे थे, मिलिटेंसी का इशू कभी चिनाब वैली में रहा ही नहीं है। आप प्लीज तथ्य देख लीजिए, मुझे नहीं पता ये कौन थे। इंटरेस्टिंगली इसीलिए मैंने आपको कहा हम तथ्यों पे बात करते हैं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो झूठ नहीं बोलते। आप बार बार इन्वेस्टमेंट की बात करती हैं और पैसे की बात करती हैं। पहली बात तो मैं मानती हूँ कि एक इलाके की डेवलपमेंट को हम वहां की बेरोजगारी या रोजगारी से देखते हैं। 2010 में जम्मू और कश्मीर में 3.8% बेरोजगारी थी। वही बेरोजगारी आज 2020 में 16% है, यानी 400% इजाफा हुआ है बेरोजगारी में। जब आप बार बार कहती है कि मिलिटेंसी 30 साल में सबसे कम थी, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 370 जो है वो 1953 में आया जब प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो गया। 1953 से 1990 तक कौन सी मिलिटेंसी थी? करीबन 40 साल तो आर्टिकल 370 के ने कोई मिलिटेंसी नहीं देखी। और उसके बाद भी जब 1989 में एक बार मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई, लोवेस्ट मिलिटेंसी 2008 और 2010 में थी और 2010 के बाद फिर से पिकअप होने लग गई। अब आप कहती हैं ले इन 2 साल का डेटा बता दीजिए। इन 2 साल की बात भी करते हैं। डीजी जो है सीआरपीएफ के, वो कोट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा और कहते हैं कि 2019 में जो फायरिंग के इंसिडेंट्स हुए थे वो 77 थे। वही इंसिडेंट 2022 में 101 हैं। ग्रेनेड अटैक्स की जब बात आती है, 2019 में 16 ग्रेनेड अटैक्स हुए थे, वही 2020 में 33 बन गए, यानी 50% से ज्यादा इजाफा आपका हो गया। तो आप मुझे बताइए ये शांति कहाँ है? जब आपने ये इंटरव्यूज चलाना शुरू कर दिया था, उससे पहले जब आप न्यूज पढ़ रही थी, आप न्यूज में बोलती हैं कि खानियार वैली में आज फिर से एक इंसिडेंट हुआ है जहां खानियार में एक पुलिस की पार्टी को अटैक कर दिया गया है। बिल्कुल सही, वो सच्चाई है। उसके बाद आप आके बोलते हैं कि वहां अमन और चैन और खुशहाली और मिलिटेंसी 90 के बाद से जो आतंकवाद वहां पे पनपा है, इफ्रा जान जी क्या बात करें यार। 90 के बाद से जो आतंकवाद वहां पनपा है उसको सफा करने में जो सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान पर खेल कर वहां काम कर रही हैं, आप कह रहे हैं कि अमन नहीं कायम हो रहा है वहां? बिल्कुल नहीं। ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, दहशतगर्दों को एक एक करके पहले समझाया जाता है और नहीं मानते हैं तो फिर जवाबी कार्रवाई की जाती है। मैम वो वक्त आप भूल रही हैं, वो वक्त आप भूल रही हैं 1990 का। नहीं इफ्रा जान जी, वो वक्त आप भूल रही हैं जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कर दिया गया था और उस वक्त सरकार किसकी थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी ना। वो वक्त आप भूल रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। मैम प्लीज लेट मी रिस्पॉन्ड। आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं। 1989 में कश्मीरी पंडित्स जो है वो अपने घरों से भगाए गए। 1989 में उसी टाइम पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को गिराया गया था। उसके बाद भी तो सरकार आपकी आई थी ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई थी ना। नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गिराया। एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए इफ्रा जी को। एक मिनट शालिनी जी आऊंगी 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए जी। 1919 में आप कोई भी लोग जो है आप गूगल कर लीजिए कि 1990 में जम्मू और कश्मीर में किसकी सरकार थी। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो 1987 के चुनाव में बनी थी, उसको 1989 में यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट ने गिरा दिया था। और जम्मू और कश्मीर जो था कश्मीरी पंडितों के जब वो एक्सोडस के टाइम पे गवर्नर रूल के अंडर था। यहाँ पे किसी की सरकार नहीं थी, यहाँ पे गवर्नर का रूल था। गवर्नर जगमोहन उनका नाम था, जगमोहन सिन्हा। जहां तक बात 19 जनवरी 2090 के बाद हुआ है। नहीं मैम आप प्लीज चेक कर लीजिए। हाँ मैंने चेक किया है, मेरे पास डाटा है। 7 नवंबर 1986 से लेकर 19 जनवरी 2090 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती में सरकार थी ना। मोहन की सरकार थी, जगमोहन सिन्हा। बाद में गवर्नर रूल लगा है, बाद में गवर्नर रूल लगा है। शालिनी जी
गवर्नर रूल इसके साथ नहीं लगा, बिल्कुल गलत है। गवर्नर रूल पहले ही लग चुका था और ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे। दूसरी प्लीज डिबेट नहीं होती, थोड़ी मर्यादा रखें। मैंने धैर्यपूर्वक सुना है, अब ये भी सुन ले। आम जनता जो आज आर्टिकल 370 धारा के हटने के बाद से खुश है। क्यों? क्योंकि धारा 370 जो है वहां आज तक जो भी 3 परिवार जो थे वो कश्मीर पे राज करते थे। ये पूरे जम्मू कश्मीर को पता है कि कौन से वो 3 परिवार थे। आज जो धारा 370 हटी है तो उसका जो फायदा है वो आम जनता को है। 54,627 करोड़ की 54 योजनाएं जो है परियोजनाएं चलाई जा रही थी, जिसमें और इजाफा करके 27% बजट और बढ़ाया गया है ताकि इसका सीधा साधा फायदा जो है जो जम्मू कश्मीर की जनता को मिले। टनल जो अभी बनी है जो कनेक्ट करती है, अटल टनल जम्मू से कश्मीर को, जिसमें आपके 5 से 7 घंटे बच जाते हैं, ये किसके शासनकाल में पूरा हुआ है? आज और भी जितने भी विकास के कार्य चल रहे हैं वहां पे पर्यटन भी आ रहा है, जबकि पिछले 30 साल में कितना कुछ पर्यटन वहां जाता है, कितना कुछ टूरिस्ट वहां जाते हुए घबराते हैं। हम जैसे लोग या कोई भी, हम तो चलिए हमें अगर सुरक्षा मिल भी जाएगी तो भी हमारे अंदर एक खौफ होता था कि नहीं कश्मीर जा रहे हैं। ये आज से 2 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो हमारे अंदर ये खौफ होता था नहीं जी कश्मीर जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। जबकि मेरे सारे नानके जो है नानी साइड के सब वहीं रहते हैं, फिर भी नहीं हम जाते थे क्योंकि रास्ते में कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो सोचिए जब हमारा ये हाल है तो आम जनता बेचारी का क्या हाल था। मिलिटेंसी जो है वो पीक पर थी। तो ये कब पीक पर थी? कि जब से ये 3 परिवार इसे संभाल रहे थे जम्मू कश्मीर को। भाजपा के आने के बाद से इसमें जो है कमी आई है मिलिटेंसी में। इसका जीता जागता सबूत है कि पहले मिलिटेंट्स जो है वो हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में घुस के खुलेआम बॉम्ब ब्लास्ट करते थे, जो अब नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। हाँ, सरहदों पर वो तो अभी भी जम्मू कश्मीर में ये कोशिश करते हैं काफी हद तक करने की, लेकिन उनको कंट्रोल कर लिया गया है। एक एक को पकड़ के अब मारा जा रहा है। पहले कभी किसी मिलिटेंट को पकड़ा सरकार ने, किसी को जेल में बंद किया सरकार ने, 100 में से 2 केस सुनने को मिलते थे। लेकिन आज मिलिटेंट्स को मारते हैं तो ये हमारे शासित भाजपा शासित उसमें ही संभव हो पाया, हमारे शासनकाल में ही। आज मिलिटेंट्स के अंदर भी खौफ है और तो और पाकिस्तान के मन में भी खौफ है, जो आज कहता है कि धारा 370 इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि ये 370 जो धारा है ये इनका अंदरूनी मामला है। मतलब किसका अंदरूनी मामला? हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला। इसमें हमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं थी। आप सोचिए आज तक के डेट कभी पाकिस्तान की तरफ से ये बात उठी है? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इसको अपना मामला मानता था। और ये जितने भी ये 3 परिवार जो थे जिन्होंने राज किया है जम्मू कश्मीर पर, उन्होंने आज तक समझौता जो हिंदुस्तान से तो किया ही नहीं। उन्होंने हिंदुस्तान को अपना समझा ही नहीं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को अपना समझा। आज भी यही कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, पाकिस्तान से बात करो। अरे भाई पाकिस्तान को हिंदुस्तान से बात करे। आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान का पासपोर्ट यूज कर रहे हो, बाहर घूमने जाते हो तो लिखा आता है आपके पासपोर्ट पे इंडियन, और आप इंडिया में बैठ के, ये तो वही वाली बात हुई घर का भेदी लंका ढाए। तो हमारे साथ तो आज तक किया जा रहा था, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ वो यही काम किया जा रहा था कि घर का भेदी लंका ही ढा रहा था। घर का जो भेदी था वो कश्मीर को खराब कर रहा था, जम्मू की आवाम को खराब कर रहा था। ठीक है नेहा जी, रुचि चौहान जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी मुझे जाना होगा। रुचि चौहान जी, आपको जम्मू कश्मीर से आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, आपको लगता है कि तस्वीर बदली है, और अगर बदली है तो किस तरीके से बदली है? सर्टनली, शुक्रिया शबनम। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी इन दोनों खातिन से ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा हमें डिसेंट तरीके से बात करनी चाहिए। हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे सिर्फ बताने आए हैं सूरत हाल क्या है। और certainly there is a drastic change when it comes to law and order situation। बहुत ज्यादा improvements हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी भी वाबस्तगी जो है भाजपा से है, और मैं एक सपोर्टर हूँ और आरएसएस के साथ मैं कुछ काम मतलब उनके लिए करती हूँ। बट आई वुड सर्टनली से कि 370 के बाद जितनी उम्मीदें हमें थी, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं भाजपा की हर एक नीति का समर्थन करूं, उनको मतलब अगर वो कुछ हमारे
एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरे हैं, तो मैं तब भी उनके लिए मतलब ये कहूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे जहां तक अभी तक सूरत हाल जो 370 के बाद की है, 5 अगस्त के बाद की, वो ये है कि जितनी एक्सपेक्टेशंस हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को थी, सिवाय लॉ एंड ऑर्डर के मिलिटेंसी डिक्लाइन हुई है सर्टनली, बट जितनी हमारे को एक्सपेक्टेशंस थी उतना नहीं हुआ। हमारा यूथ जो है वो इंटीग्रेट नहीं हुआ। डिफरेंट स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के नाम पे फ्लोट की। जब आउटरीच प्रोग्राम हो रहा था हमारा, तो डिफरेंट मिनिस्टर्स जो थे आउटरीच प्रोग्राम में जम्मू और कश्मीर आए और उन्होंने यूथ को भी ये आश्वासन दिया कि आप हमारे साथ रहिए, हम आपके लिए ढेर सारी स्कीम्स ला रहे हैं, आपको इंटीग्रेट करेंगे, जॉब्स देंगे, डिफरेंट स्कीम्स के अंडर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। मगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात जहां तक आती है, क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूं, तो वो इम्प्लीमेंटेशन काफी हद तक हमें नजर नहीं आ रही। काफी हद तक क्या हमें नजर नहीं आ रही है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड जिसके नकवी साहब हमारे वो हैं, तो मिनिस्टर हैं, उनकी मिनिस्ट्री की ढेर सारी स्कीम्स चल रही हैं, मगर जम्मू कश्मीर में उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत महदूद है। वैसे ही नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है जो उसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट स्किल डेवलपमेंट बन चुका है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका कभी फंड्स नहीं होते, और अगर फंड्स होते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो स्टेट कंपोनेंट में मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, बाकी सेंटर अपने पास रखता है। और जिन लोगों को वो एम्पैनल करता है उनके लिए हमारा जो उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, हम लोग compete नहीं कर सकते रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जो जिन स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करेंगे उनको हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देनी है। वी हैव टू train them and then absorb them or give them some employment and then we get our payments। तो उसमें हम बच्चों को प्लेस नहीं कर पाते हैं। और मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर का बच्चा 10,000 रुपए की नौकरी लेके, मल्टीनेशनल्स जो आती हैं, प्लेसमेंट्स ड्राइव्स होती हैं, उसमें 10,000 की नौकरी के लिए बाहर नहीं जाता है, वो घर में रहना प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एवेन्यूज नहीं है। हमारे पास मास लेवल पे आईटी का कोई सेंटर्स खुलने चाहिए थे, कॉल सेंटर्स खुलने चाहिए थे जिसमें मास एब्जॉर्प्शन हो। आप देखिए कि 270 के बाद हमारे पास कोई नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट की नहीं निकली है किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो बैंक है या अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। सो वी मस्ट टॉक अबाउट रुचि जी, लेकिन आप 5 अक्टूबर से जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटाया गया था, उसके बाद से कोरोना पैंडेमिक आ गया था, तो सत्ता पक्ष तो कहेगा कि भाई कोरोना पैंडेमिक था, इस हालात में, इस सूरत हाल में जो हालात है वो बेहतर कैसे किए जाते हैं रोजगार को लेकर। इस पर भी आऊंगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इस पर भी जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। जल्द हाजिर होंगे, चर्चा में बने रहिए छोटे से ब्रेक के बाद। तमाम मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। इफ्रा जान जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, नेहा शालिनी दुआ जी बीजेपी से हैं, और रुचि चौहान खान को जैसे कि अभी आपने सुना सोशल एक्टिविस्ट है जम्मू कश्मीर से। इफ्रा जान जी, पत्थरबाजी की अगर मैं वारदातों का जिक्र करूं 2018 से लेकर 2020 तक, 2020 की अगर मैं बात करूं तो 73% कमी आई है पत्थरबाजी की घटनाओं में। पहले बार बार जो बंद की कॉल बुलाई जाती थी, बंद हो जाता था, कर्फ्यू लग जाता था, पत्थरबाजी होती थी, लेकिन अब उसमें कमी आई है, मानेंगी आप? देखिए, पत्थरबाजी में कमी जरूर आई है। वो इस वजह से आई है कि पत्थरबाजी जो है इट इज गिविंग अप, उसकी जगह पे सीरियस काम हो रहे हैं। जैसे कि ग्रेनेड अटैक्स में अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है।
करीबन 100% इजाफा ग्रेनेड अटैक्स में हुआ है। अगर आप मिलिटेंट रिक्रूटमेंट की बात करती हैं उसमें 30% इजाफा हुआ है। अगर आप 2019 और 2020 के डेटा को कंपेयर करेंगी, एलओसी पे जो घटनाएं होती थी उसमें 100% इजाफा हुआ है। एक साल करीबन 1200 थी और दूसरी साल 3000 तक चली गई हैं। अगर आप एमएचए का डेटा देखेंगे, वो खुद कहते हैं फायरिंग के इंसिडेंट्स जो थे 2019 में 77 थे और उसमें करीबन वो डबल हो गए हैं, 111 हो गए हैं 2020 में। तो मुझे समझ नहीं आता ये जो बार बार बताया जाता है कि कश्मीर के हालात जो थे 370 की वजह से खराब थे। अगर 370 की वजह से खराब थे तो मिलिटेंसी खत्म क्यों नहीं हो गई? मिलिटेंसी में कंटिन्यूअस आप हर साल देखते हैं और लोग मर रहे हैं। कहीं पे जहां तक मैं जो एक मैम थी उनकी बात से अग्री करती हूँ, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट वाइज तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं उस पर थोड़ा बिल्ड करना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि बार बार बीजेपी की सरकार, अब हमने देख लिया मिलिटेंसी और लॉ एंड ऑर्डर का सिनेरियो, मैंने आपको डेटा दे दिया, अगर किसी के पास और डेटा है आप दे दीजिए। लेकिन जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात आती है, मुझे एक बात बताइए, एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बताइए मुझे शालिनी जी जो आया होगा, एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जिसका पैसा आया होगा। हमने वादे तो बहुत सुने हैं, इतना आएगा उतना आएगा, हमें वादे नहीं चाहिए, एक प्रोजेक्ट बता दीजिए जो आया है। जहां तक ये स्कीम्स की बात कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, भाई ऑलरेडी हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स थी। स्टेट गवर्नमेंट जो थी, जो स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है वो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रही थी। किसी ने अटल टनल की बात की, बिल्कुल अटल टनल आज बना है, लेकिन मैम अटल टनल जो है उसका प्रेडिसेसर जो था नौशेरी टनल, वो किसके शासन में आया था? वो तो ऑलरेडी टनल्स पे पिछले 10-15 साल से काम चल रहा है। रेलवेज पे पिछले 20 साल से काम चल रहा है, जो रेलवे कनेक्ट करता है श्रीनगर को टू जम्मू। ये कहती हैं कि मिलिटेंसी का जो पीक था वो तब आया जब कश्मीर में 3 परिवार आए। मैं चाहती हूँ ये थोड़ा पढ़ ले। कश्मीर में मिलिटेंसी का पीक 1989 से लेके 1996 तक था, कहीं से भी आप देख लीजिए। ये पीरियड जो था ये गवर्नर रूल का पीरियड था और इस पीरियड में, एक सेकेंड, उस पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट हमको डायरेक्टली रूल करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी थी? बीजेपी की। बीजेपी ने सपोर्ट दिया था वीपी सिंह की सरकार को। पीडीपी का भी तो सपोर्ट था, जो आपके साथ आज गुपकार ग्रुप में है, पीडीपी का भी तो सपोर्ट था। वीपी सरकार में महबूब मुफ्ती, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की फोकस हूं। नहीं, आप अलायंस में है, गुपकार ग्रुप में है, इसलिए मैंने कहा मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगी, प्लीज। एक सेकंड, रुचि जी कुछ कह रही हैं। रुचि जी पॉलिटिकल लीडर नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट है। कहना चाह रही हूँ कि ये 89 की बात कर रही हैं। आप इनसे ये पूछिए कि ये मिलिटेंसी का आगाज किस बात पे हुआ। 87 में जब सलाउद्दीन साहब इलेक्शन लड़ना चाहते थे, इन्होंने रिगिंग की, कांग्रेस के साथ मिलके फारूक अब्दुल्ला को जिताया और फिर उसकी सरकार बनी। तो सलाउद्दीन साहब वोलेटाइल हो गए, तो उन्होंने अपने ये ग्रुप्स बनाए और फिर मिलिटेंसी स्टार्ट हुई, क्योंकि ये बनप रहा था और ये लोग कभी भी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, ये कभी भी कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए ये मिलिटेंसी का आगाज हुआ। अगर आप हिस्ट्री जानेंगे तो आप देखेंगे कि कश्मीर के लोग जो हैं, जब भी कभी उन पे कबायलीज या कभी भी कश्मीर पे दावा बोला जाता था किसी भी तरीके का, तो वो हमेशा इंडिया की बात करते थे, इंडिया का साथ देते थे। 87 के बाद मिलिटेंसी का ये बीज पनपना शुरू हुआ, जो जाके बिल्कुल उसका जो परम चरम था वो 1990 और 89 में फूटा। वो क्यों फूटा? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब राजीव गांधी साहब के साथ मिलकर इन्होंने रिगिंग की। अगर आज सलाउद्दीन साहब इलेक्शन जीत गए होते तो वो हमारी पार्लियामेंट में बैठे होते और पार्लियामेंट में वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते, कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते। जी इफराजान जी जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल जो मैडम है अपना एक मिनट शालिनी जी आऊंगी, इफरा जी जवाब दे रही हूँ, उनसे जवाब ले ले तो फिर इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। मैंने कह दी होती कि कश्मीर में लोगों ने गन इसलिए उठाया क्योंकि उनके साथ ज्यादती। आज तक कुछ हुआ था? 3650 सरपंच निर्वाचित किए गए हैं। कभी आप लोगों ने इतना बड़ा संख्या में कभी आप लोग चुनाव ही नहीं कराते थे, क्योंकि आप चुनाव में तो विश्वास रखते नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 परिवार वहां पर राज करते थे, उसके
सुन लीजिए, योजना चेक कर लीजिए, डायरेक्ट उनके खाते में दिया गया है ताकि गांव को सशक्त किया जाए। जिन गांव को आपने मिट्टी कर रखा था, सिर्फ मिलिटेंसी का अड्डा बना रखा था, ये 3 परिवारों ने जिन्होंने आज तक राज किया जम्मू कश्मीर पे, ये हाल कर रखा था कि वहां पे सरपंचों को कभी इलेक्शन नहीं होते थे, पूछ नहीं होती थी। 1500 डायरेक्ट सरपंचों के अकाउंट में किया गया कि यहाँ पर आपको अपने गांव में इसको सशक्त बनाना है। कैसे बनाना है? हम फंड दे रहे हैं, आपने इसको यहाँ अच्छी पक्की सड़कें बनवानी है, सरकार आपको पैसा दे रही है, पक्की सड़कें बनवानी है। बिजली, आप देखिए कि बिजली कब आई? अभी 2 साल पहले जैसे राष्ट्रपति शासन हटा, 2 साल पहले राष्ट्रपति शासन जब हटाया गया, जब धारा 370 लगी, और उसके बाद उस दौरान हम लोगों का टारगेट ये था कि घर घर बिजली पहुंचाए और घर घर जो है ये सिलेंडर की योजना, उज्ज्वला योजना भी पहुंचाए, और हमने यही काम किया। 1 साल के अंदर अंदर हर गांव में, जो जम्मू कश्मीर का गांव है, हर गांव में बिजली और सिलेंडर, ये योजना हमारे द्वारा चलाएगी और घर घर पहुंचाई भी। 1500 करोड़ का जो डायरेक्ट है वो उनके खातों में 3650 सरपंचों के खातों में डाला गया कि आपने अपने गांव को देखना है, ये आपकी जिम्मेवारी है, हम आपसे पूछेंगे। तो काम तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन जिनकी आंखों पे पट्टी बंदी हो उनको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इफराज खान साहब, और रही बात जॉब्स की, तो जो जब तक पत्थरबाजी नहीं छोड़ेंगे, पहले तो मुझे हंसी आती है, ये हम दो हमारे दो वाली सरकार सिर्फ परिवार करती है। आप लोग तो हम दो हमारे दो वाली सरकार है। चलिए हम दो हमारे दो। इफराज जी, ठीक है, शालिनी जी, इफराज जी, ये मुझे बताइए, हमारे देश के जवानों, एक सेकंड शालिनी जी, इफराज जी से जवाब लेने दीजिए मुझे, इफराज जी से जवाब लेने दीजिए। मिलिटेंसी का जिक्र हो रहा है ना, मिलिटेंसी का जिक्र हो रहा है, तो मुझे बताइए जो 30 सालों से जो हालात बने हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, उनमें एक सेकंड शालिनी जी बोलने दीजिए। अगर 2 आप बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, एक साथ बोलते रहेंगे तो प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज शालिनी जी, आऊंगे मैं आपके पास। इफराज जी, आप मिलिटेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी कम हुई है, ये आप मानने को तैयार नहीं है। पत्थरबाजों पर अगर कार्रवाई होती है, एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात, डेटा मानने को तैयार नहीं है। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जब आप बोलेंगे जी बोलिए शालिनी जी, प्लीज बोलने दीजिए ना प्लीज। शालिनी जी, प्लीज मुझे जवाब लेने दीजिए। आवाम की आवाज नहीं है, ये अकेले इन लोगों ठीक है, परिवारों की आवाज है बस। इफराज जी, मिलिटेंसी में कमी आई है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस मानने को तैयार नहीं है। जो पत्थरबाजी करते थे, जिन शख्स के जरिए पत्थरबाजी की जाती थी, उनके लिए अगर कोई कानून आता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों टेंशन हो जाती है? उन पत्थरबाजों को क्या सर पे बिठाएंगे हम? उनकी तारीफ करेंगे? मैम पूरे सवालों का आपका जवाब दूंगी। पहली बात तो कश्मीर एक मिनट रुचि जी, एक मिनट अगर बोलने दे, एक मिनट रुचि जी, सवाल का जवाब लेने दीजिए मुझे प्लीज, 1 मिनट। जी थैंक यू। पहली बात तो अगर आप मिलिटेंसी को, जो पोस्ट 2019 वाली मिलिटेंसी है, अगर आप उसको 2002 से 2008 के पीरियड की मिलिटेंसी को उसके साथ आप उसको कंपेयर करेंगे कि तो आप देखेंगे कि जिस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार लास्ट टाइम थी, उस टाइम 30 साल में 1989 से 2020 में सबसे कम मिलिटेंसी रही है। और मैं आप सभी को चैलेंज करती हूँ, आप डेटा ले आइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का डेटा देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के शासन में 1 सेकेंड, नेशनल कॉन्फ्रेंस के शासन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शासन में 2008 के बाद से, मुझे आप बोलने दे देंगे, मैंने आपकी बात आराम से सुनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के शासन में आप आराम से डेटा देख लीजिए और देख लीजिए कि 2007 से लेके करीबन 2012 तक मिलिटेंसी कितनी कम की। दैट वाज एनसी पीरियड जो रहा था, उसमें सबसे कम पिछले 30 साल में मिलिटेंसी का पीरियड रहा था। जहां तक ये बात करती है सरपंचों की, भाई सरपंचों के इलेक्शन तो हर जगह होते हैं, आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे भी सरपंचों के इलेक्शन होते हैं, हर साल होते थे, और नॉर्मली 5 इयर्स में जैसे रहता था वैसे 5 इयर्स में इलेक्शन होते थे। आप 1 सेकंड बोल दीजिए, अगर ये कहती है कि सरपंचों के इलेक्शन जो है वही ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, तो ठीक है, उत्तर प्रदेश की असेंबली को भी डिसॉल्व कर देते हैं, स्टेट असेंबली को, हर पूरे भारत में जितनी भी स्टेट्स हैं उनको, उनकी सरकारों को डिसॉल्व कर देते हैं, और हर जगह सिर्फ सरपंच ही सरपंच रहेंगे और उससे ग्रास रूट डेमोक्रेसी पहुंच जाएंगे। आप जम्मू कश्मीर की बात कर रही है ना, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में रोजगार को लेकर अभी रोजगार के मौके तलाशने की बात हो रही है। 1 मिनट शालिनी जी रुक जाइए, 1 मिनट, मुझे जवाब लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी, आप बोलिएगा, वक्त दूंगी मैं आपको।
रोजगार के मौके, एक सेकंड, टर्न पे बोलिए। रोजगार के मौके तलाशने की हम बात कर रहे हैं ना, मेरे पास डाटा है 60, 70, 80 के दशक में कितनी फिल्में बनती थी जम्मू कश्मीर के अंदर? हर साल 10 से 15 फिल्में बनती थी। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए पहले। ये भी रोजगार से जुड़ा है क्योंकि वहां के लोगों को रोजगार मिलता था, टूरिज्म इंडस्ट्री को रोजगार मिलता था, जो वहां के लोकल लोग इससे जुड़ते थे उनको रोजगार मिलता था। लेकिन अब क्या हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर? महज 4 फिल्में गिना दूं मैं आपको, जिसमें से शिकारा मूवी आई है, हैदर मूवी आई है, इस तरह की मूवी देखने को मिलती है अब हमें। जम्मू कश्मीर जहां कितना खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आतंकवाद उस पर कितने हावी रहा है, फिल्मों के जरिए हमें ये दिखता है। नई फिल्म पॉलिसी आई है जम्मू कश्मीर के अंदर, फिल्म को वापस से बॉलीवुड को वहां पर खड़ा करने की कोशिश हो रही है। ये सिर्फ अदाकारों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो वहां के मकामी लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। लेकिन आपके शासनकाल में ऐसा हुआ? एनसी के शासनकाल में आप बोलेंगे तो मैं आपको जवाब दे दूंगी। जहां तक रोजगार की बात आती है, 2010 में बेरोजगारी 3.8% थी, वही बेरोजगारी 2020 में 16% हो गई, यानी 400% इजाफा हो गया। 2015 में कितनी थी ये भी बता दीजिए ना। 2015 में कितनी थी? पीडीपी बीजेपी थी ना। 2017 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं थी। मैं अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का डेटा और इस टाइम की सरकार का डेटा देख रही हूँ। दूसरी बात, आप बार बार बात करती हैं फिल्मों की। बिल्कुल, फिल्में अब कश्मीर में ज्यादा नहीं बनती, इसलिए भी नहीं बनती क्योंकि कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई, जिस मिलिटेंसी से हम सभी परेशान हैं, जो मिलिटेंसी और उसको दबाने की कोशिश नहीं हुई, उसे खत्म करने की कोशिश नहीं हुई, जिसमें यासीन मलिक और बिट्टा कराटे जैसे लोग वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल होता था। इन अलगाववादी नेता, उन्होंने अपना जुर्म खुद कैमरे पे कबूल किया, लेकिन सालों लग गए इन्हें सजा दिलवाने में। अब जेल में ये लोग सड़ रहे हैं, लेकिन उन पर कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि वोट बैंक की राजनीति। नहीं इफ्रा जी, नहीं। मिलिटेंसी किस चरम पर थी हमने देखा है। हम बेशक कश्मीर में नहीं रहते, लेकिन खबरें पढ़ते हैं हम कश्मीर की। जब 1960s और 1970s की आप बात करती थी, उस टाइम जब बहुत सारी फिल्में बनती थी, तब भी तो 370 था। आप कह रही है ना कि 1960s की बात, मैं आतंकवाद पे बात कर रही हूँ, 370 पे नहीं। अभी मैं आतंकवाद पे बात कर रही हूँ। आतंकवाद किस चरम पर है, मैं उस पर बात कर रही हूँ। लेकिन इन 2 सालों में पत्थरबाजी की घटनाएं 73% कम हुई। वो पत्थरबाज कौन है? क्या वो दहशतगर्द नहीं है? वो मिलिटेंट नहीं है? या मिलिटेंट से अलग है जो आवाम पर, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी करते हैं? आप उनको कैसे अलग रखेंगे? देखिए, पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आर्टिकल 370 और टेररिज्म का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, जैसा आपने अपने डेटा से खुद ही वाज़ेह कर दिया 1960 और 1970s की मूवीज बता के। तब भी 370 था, आज भी 370 अब नहीं है। तो पिछले 2 साल में 370 आपने 370 हटा है तो लॉ एंड ऑर्डर वहां पर मजबूत हुआ है। इफ्रा जी, इस बात को समझिए। 370 हटा है तो लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है, और रोजगार के मौके तलाश करने के लिए नई फिल्म पॉलिसी भी बनाई गई है, जिसके तहत लोग वहां फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर पहुंचेंगे, और उन्हें इस बात की गारंटी एश्योरिटी दी जा रही है कि किसी तरह का खतरा नहीं होगा। इसको लेकर सरकार ये दावे कर रही है। लेकिन आपकी जब सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, क्या इस तरह की कोशिश हुई? मेरा सवाल ये है। जी, जब की सरकार थी मैम, तब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जी, जब नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, तब जम्मू और कश्मीर में 1989 से सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में था। आप भले ही आंकड़े लेके बैठी हैं, लेकिन जो तस्वीर आवाम देख रही है ना 90 के बाद से और इन 2 सालों के बाद से, वो फर्क करना जानती है इफ्रा जी। भले ही आप कितने ही आंकड़े लेके बैठी हैं, लेकिन पत्थरबाज किस तरीके से कहर बरपाते थे कश्मीर के अंदर, ये हम सब ने देखा है। आऊंगी रुचि जी, आपके पास मैं आऊंगी। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कि अगर आप सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को वहां पे इनवाइट करके हम ये कहना चाहें कि वहां पे रोजगार आ रहा है, तो ये गलत है हमारा बयान। और सिर्फ यूथ को हमारा जो 60% है, इंडिया इज अ यंग नेशन, वी हैव 60% ऑफ यूथ। हमारे जो यूथ है वो 60% है इंडिया का, और हमें उनको रोजगार देना है, हमें उनको एम्प्लॉयमेंट देनी है, हमें उनको इंटीग्रेट करना है। और कश्मीर के यूथ को खासकर, जम्मू और कश्मीर के यूथ को खासकर,
तो अभी तक जो हम बात कर रहे हैं, आप और इकरा बात कर रही थी, हम पॉलिटिक्स के ही अंदर आगे पीछे घूम रहे हैं, हमने तो डेवलपमेंट की बात ही नहीं की। सर्टेनली डेवलपमेंट एजेंसीज जो हैं डिफरेंट लेवल पे काम कर रही हैं और एक रोड मैप तैयार हो रहा है। बात सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल तक है और उसको एक्सपीडाइट कैसे करना चाहिए है। लेकुनास कहाँ हैं? अगर हमारे पास एक स्किल है जिसका हमारे पास, सपोज हमारे जो यहाँ का यूथ है वो आईटी में बहुत क्वालिफाइड है, मगर आईटी कंपनीज में नहीं आती हैं जम्मू कश्मीर में, उसके डिफरेंट रीजंस हैं। सर्टेनली हमारे पास जो है मिलिटेंसी का जो ग्राफ है वो लो हुआ है। इकरा जी चाहे जो भी कहें, मैं नहीं मानूंगी उस बात को कि ग्राफ हाई हुआ है। ऑफ कोर्स कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इंसिडेंट्स ये हो रहे हैं कि बीजेपी वर्कर्स को टारगेट करके उनको असैसिनेट किया जा रहा है, उनको शिकार बनाया जा रहा है, उनकी मौत हो रही है। ठीक है, आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है यहाँ इंडस्ट्री को लेकर। नेहा शालिनी जी हैं बीजेपी से स्पोक पर्सन, उनसे इनका नजरिया पूछ लेते हैं कि आखिर क्या कवायद हुई है। 370 हट चुकी है नेहा शालिनी जी, किसने रोका है इंडस्ट्री को लाने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर? क्यों अभी तक कोई इंडस्ट्री वहां पर नहीं पहुंच पाई है? देखिए, पिछले 2 साल में जैसा आपने देखा ही है, जब से 1 साल से कुछ 3 परिवारों के लोगों को छोड़ा गया है, उसके बाद से फिर ग्रुपिज्म हो रहा है, अलगाववादियों की मीटिंगें हो रही हैं और कहीं ना कहीं बार बार इन वारदातों को अंजाम देने की कोशिश की जाती है कि भाजपा के साथ जो भी जुड़ा होता है उसको टारगेट कर करके मिलिटेंट द्वारा मारा जा रहा है। जो तस्वीर उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आती है नेहा जी, जो तस्वीर उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आती है कंपनीज को लेकर, कंपनीज वहां पर इन्वेस्ट कर रही हैं, निवेश हो रहा है, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में वो तस्वीर नहीं दिखी है। ताकि कॉर्पोरेट वहां आए, और कॉर्पोरेट जब आएगा, जब कॉर्पोरेट आएगा अपने साथ बहुत सारे जॉब्स लाएगा, और कॉर्पोरेट तभी आएगा जब वहां उनको विश्वास होगा कि हमारे को कोई। मैं वही कह रही हूँ ना नेहा जी, मैं वही कह रही हूँ ना, कितना वक्त लगेगा जी? शबनम मैं कुछ कहना चाहूंगी। हमारी जो पॉलिसी है, हमारा जो रोड मैप है, देखो मेरी भी वाबस्तगी जो है बीजेपी से है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी सिंक्रोनाइजेशन भाजपा का जो यहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप है उससे बिल्कुल नहीं है। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पॉलिटिशियंस की नहीं सुन रहे हैं। सिंक्रोनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है और हमारे पास यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अ ब्यूरोक्रेट इज नॉट एक्सेसिबल टू अ जनरल पब्लिक। They do not listen to you. They do not they're not addressing the problems of the aggrieved people and a common man. और दूसरी बात जो सबसे बड़ी ये है कि हमारी जो पॉलिसी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें इतने लेकुनाज हैं। आप मुझे बताइए, एक बच्चा जो अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का यूनिट सेटअप करना चाहता है, बिजली वाला उसको परमिशन नहीं देता है, डिपार्टमेंट बैंक कहता है हमारे पास फंड्स नहीं है, कोलेट्रल लाओ। फिर उसके बाद सिडको कहता है हमारे पास तो लैंड नहीं है, आप लैंड अपनी प्राइवेट खरीदो। तो मुझे ये बताइए कि हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के लिए क्या ऑफरिंग दी है अपने स्टेट के यूथ को। और दूसरा ये कि छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट जो कल तक इतनी पिछड़ी स्टेट मानी जाती थी, वहां पे चल के फाइल आपके पास आती है सारी परमिशन लेके, सिंगल विंडो से। हम अभी तक सिंगल विंडो नहीं बना पाए। और मैं यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगी कि अब आप सिर्फ 370 के हटने की बात मत कीजिए, यहाँ पे ये भी बात कीजिए कि भाजपा जो है वो सरकार में रही है, हमारा कोलिशन गवर्नमेंट था इनके साथ, पीडीपी के साथ, तो हमारे डिप्टी सीएम थे, वो क्या कर रहे थे इतने सालों? हमें इस चीज का भी उनसे हिसाब लेना चाहिए ना कि 6 साल नहीं तो 5 साल 4 साल तो हम भी रहे हैं ना सत्ता में, चाहे हम कोलिशन में रहे हैं, तो उस वक्त हमने ये इश्यूज क्यों नहीं एड्रेस किया? नेहा शालिनी जी, विल पावर की कमी है क्या जम्मू कश्मीर के अंदर? दूसरे सूबों में, दूसरी रियासतों में बीजेपी अच्छा मुजाहिरा कर रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो क्यों नहीं नजर आ रहा है? आप भी तो रहे हैं ना गठबंधन में पीडीपी के साथ, लेकिन रोजगार को लेकर कोई ठोस नीति नहीं आई अभी जम्मू कश्मीर के अंदर। अभी 2000 जॉब्स में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भर्ती करा जा रहा हो। इतनी ज्यादा मात्रा में आर्मी में, एयरफोर्स में अब भी रिक्रूटमेंट हुआ है। मैं बार बार यही कहूंगी कि जब तक मिलिटेंसी वहां से बिल्कुल हट नहीं जाती, कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां चाहे कोई भी हो, वो वहां आने से डरती हैं। तो उनको ये सिक्योरिटी हमारे पास 50,000 से ज्यादा वैकेंसीज पड़ी हैं।
हमारे पास ये आप दुहाई दे के मिलिटेंसी जब तक खत्म नहीं हो जाती है तो रोजगार के मौके नहीं खुल पाएंगे, लोगों कंपनीज वहां नहीं आ पाएंगी। भाई हमारे पास 2.5-3 लाख वैकेंसीज पड़ी हैं, हमने अभी तक उन वैकेंसीज के लिए वही जो वैकेंसीज आपके पास है आप उनमें तो रिक्रूट कीजिए ना। ठीक है, इंडस्ट्री नहीं आ पा रही है लेकिन जो वैकेंसीज हैं उनमें तो रिक्रूट कीजिए आप लोगों को। 40,000 से ज्यादा हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसीज इतनी ज्यादा बड़ी रोजगार को लेकर इशू कर रहे हैं। ठीक है, नहीं शालिनी जी, ठीक है, कर रहे होंगे रिक्वायरमेंट को तो डेफिनेटली वो भर्तियां करी जाएंगी। उसमें तेजी आनी चाहिए, इस बात को मानना होगा आपको कि रिक्रूटमेंट करने में तेजी आनी चाहिए। जो फाइलें अटक जाती हैं, नहीं पहुंच पाती हैं, जो बच्चे धक्के खाते रह जाते हैं, उनको सहूलियत मिलनी चाहिए, इसका इंतजाम होना चाहिए और इस पर गौर फिक्र होना चाहिए इंतजामिया की जानिब से। ये वैलिड इशू है। पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है और मुझे लगता है बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आपके सामने आना शुरू। चलिए उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट अच्छे आएंगे। इस पर भी काम होगा, रोजगार को लेकर जो नौजवान वहां भटक रहा है और मकामी जो लड़के हैं, जो नौजवान हैं, वो मिलिटेंसी से जुड़ते हुए नजर आए हैं, उनको भी रोकना है। अगर उनके पास रोजगार रहेगा, उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, एक उनके पास इनकम का सोर्स रहेगा तो वो बिजी रहेंगे, अपने घर को कैसे चलाना है ये सोच पाएंगे। जी इफ्रा जी। देखिए थैंक यू। एटलीस्ट में मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने अग्री किया कि 370 जो है उसके हटना, जो 370 जो था उसकी वजह से डेवलपमेंटल इशू नहीं हो रहा था, मिलिटेंसी की वजह से डेवलपमेंटल इश्यूज हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं इनकी बात से अग्री करती हूँ, मिलिटेंसी जब तक रहेगी डेवलपमेंटल इशू कुछ हद तक रहेंगे, लेकिन जब आपके पास सरकार गवर्नेंस पे बहुत स्ट्रांग होगी, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही है, आप देखेंगे उसी मिलिटेंसी के दौर में एक ऐसा भी टाइम था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेरोजगारी को 3% तक नीचे ले आए थे। मुझे इस बात से भी अच्छा लगता है कि ये कहती है कि जब 370 था, अगर बार बार आप देखेंगे जब 370 हटाया गया तो बीजेपी ने ये प्लांक रखा कि 370 की वजह से ही मिलिटेंसी है, और हम बार बार ये समझाते रहे कि 370 और मिलिटेंसी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मुझे एटलीस्ट इस बात से खुशी होती है कि 2 साल बाद ये चीज साफ साफ वाजे हो गई है कि इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं रहा है। जहां तक कश्मीरी पंडित्स की बात आती है, आपको मैं याद दिला देती हूँ, बीजेपी का बहुत वादा था कि कश्मीरी पंडित्स जो है एक बार 370 हट जाएगा तो वो वापस आ जाएंगे। अभी तक बीजेपी कितने कश्मीरी पंडित्स को वापस ला पाई है? बार बार कश्मीरी पंडित्स का इन्होंने प्लांक यूज किया था कि कश्मीरी पंडित्स को लाएंगे, कश्मीरी पंडित्स को लाएंगे, कितनों को आप ले पाई है इंडिया जी? कश्मीरी पंडितों को वहां आने नहीं देना चाहते। ठीक है, हम कश्मीर क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, उसको ज्यादा प्रोत्साहन कौन दे रहा है? एक मुल्क है, एक तिरंगा है, एक परचम है, लेकिन कश्मीर के अंदर, एक सेकंड नेहा जी, लेकिन कश्मीर के अंदर 370 हटने से पहले वहां का झंडा भी अलग होता था, वहां का आईन भी अलग होता था और अलग वहां के कानून होते थे। सवाल यही था कि जब एक मुल्क है, एक परचम होना चाहिए या अलग अलग परचम होने चाहिए, यही सवाल था और इस सवाल का जवाब दिया है हुकूमत ने 370 हटाने के बाद। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब अवाम ये खुद डिसाइड करेगी, जम्मू कश्मीर की खासकर, कि 370 हटने के बाद उनकी जिंदगी में कितनी बेहतरी आई है, या फिर वो जो सियासतदान अब तक सियासत करते आए हैं उसी पसोपेश में फंसकर रह जाएगी। ये आवाम को डिसाइड करना है और बहुत गौर फिक्र करके इस मौजू का हल करना है। फिलहाल आज के मुद्दा में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।